नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जिसमें है राजनीतिक मूल आधार से संबंधित अध्ययन, जिसमें हम बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक हम बात करें राजनीति सिद्धांत की दो शाखाएं होती है। प्रथम शाखा परंपरागत दृष्टिकोण और द्वितीय कौन सी होगी? आधुनिक दृष्टिकोण। उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण एक बहुत ही मोस्ट दृष्टिकोण है जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है छठवीं सदी, यानी 6वीं सदी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब तक इसकी जो काल है वो माना जाता है। यानी जो समय था परंपरागत दृष्टिकोण का वो ये समय माना जाता है। इसमें बहुत सारे थिंकर आते हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन, इसके अलावा बेंथम और मिल, बहुत सारे गार्नर वगैरह सब कुछ जो बहुत सारे विचारक हैं वो सभी किसके हैं? परंपरागत दृष्टिकोण के, क्योंकि उनके विचार कहीं ना कहीं आदर्शों और नैतिकता से मिलते जुलते हैं। इसी वजह से परंपरागत दृष्टिकोण के वो माने जाते हैं। देखिए, हम बात करें सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण, जो कि एक प्राचीन दृष्टिकोण है जिसे मानपरक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसका दूसरा ही नाम है मानपरक दृष्टिकोण। कुछ विचारकों ने इसे मानपरक दृष्टिकोण कहा क्योंकि उनका मानना है कि ये एक सबसे प्राचीन दृष्टिकोण है। कुछ विचारकों ने परंपरागत दृष्टिकोण को आदर्शात्मक दृष्टिकोण भी कहा और कुछ विचारकों ने इसे राजनीति दर्शन भी कहा। कुछ विचारकों का मानना है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका अन्य नाम है राजनीति दर्शन। इस प्रकार से हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में तो इसका जो कार्यकाल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 6वीं जो सदी है उससे द्वितीय विश्व युद्ध तक, अर्थात हम बात करें तो 6वीं सदी से 20वीं सदी के प्रारंभ तक इसका कार्यकाल है। देखिए, हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में कि परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है। तो हम प्रथम विशेषता के संदर्भ में बात करते हैं मूल्य व नैतिकता पर बल। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्य व नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। परंपरागत दृष्टिकोणों का मानना है कि मूल्य व आदर्श ही जरूरी होते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए, क्योंकि इन्होंने व्यक्ति के लिए मूल्य और नैतिकता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि तथ्य भले ही छूट जाए लेकिन मूल्य और नैतिकता तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। इनका मानना है कि जो हमारे आदर्श हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के मूल्य रहते हैं। वो सभी नैतिकता के नियम, वो सभी एक परंपरागत की दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि उन्होंने नैतिकता और मूल्यों पर बहुत अधिक जोर दिया है। देखिए, हम बात करें जितने भी परंपरागतवादी हैं विचारक, उन सभी ने मूल्य और नैतिकता पर बल दिया है।
जैसे आपने पढ़ा था प्लेटो के बारे में कभी, तो प्लेटो ने हमेशा एक आदर्श राज्य की स्थापना की, यानी एक काल्पनिक, एक नैतिकता की बात करता है, हमेशा एक दार्शनिक शासक के बारे में बात करता है। तो वहाँ पे क्या हुए, मूल्य और नैतिकता की बात करता है। उसी प्रकार से हम बात करें अरस्तु के संदर्भ में, तो अरस्तु ने भी एक आदर्श राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से हम बात करें अरस्तु के संदर्भ में, तो अरस्तु ने कहा कि विधि का शासन बहुत अच्छा शासन होता है। उसके अनुसार उसने भी क्या कहा था कि एक आदर्श राज्य, एक मूल्यवान राज्य होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार आपने ग्रीन के बारे में, हीगल के बारे में भी पढ़ा होगा। हीगल ने ईश्वरीय राज्य के बारे में अवधारणा दी कि ईश्वर द्वारा राज्य निर्मित होता है। तो उसकी भी ये क्या था, एक नैतिकता और मूल्य पर आधारित राज्य था। उसी प्रकार से हम बात करें मार्क्सवादी की, तो मार्क्सवादियों ने भी जो अवधारणा दी, समाजवादी है, वो सभी क्या है, परंपरागतवादी। उन सभी ने मूल्यों पर और नैतिकता पर बहुत अधिक जोर दिया। क्या दिया, बहुत अधिक जोर दिया। हम बात करें नैतिकता और मूल्यों के संदर्भ में, तो इनके अलावा जितने भी अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय से संबंधित, अवधारणाओं से संबंधित जो भी विचारक हैं, उन सभी ने इन पर क्या दिया है, जोर दिया है। यानी कि हम बात करें तो इन सभी विचारकों ने किस पे अधिक जोर दिया है, मूल्य व नैतिकता पर बल दिया है। हम बात करें इसकी अगली विशेषता के संदर्भ में, तो अगली विशेषता है द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी जो आंकड़े होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है किसमें, परंपरागत दृष्टिकोण में। यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े ना प्राप्त करके द्वितीय सेकेंडरी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि जो इतिहास में लिखी हुई जो काल्पनिक कुछ भी है, किताबें हैं, उनसे आंकड़े प्राप्त करना, ना कि एक समीकरण के द्वारा या फिर घर घर जाके इकट्ठे करना तथ्यों को। ये कार्य नहीं करते ये परंपरागतवादी। ये सीधा जो सेकेंडरी होता है, यानी जो आंकड़े जुटाए हुए होते हैं, उनसे डायरेक्ट प्राप्त करना, इसीलिए इन्हें कहते हैं सेकेंडरी, द्वितीय आंकड़ों। इनकी यह भी एक क्या है, प्रमुख विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण वालों की। देखिए, हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण यानी कि मानपरक दृष्टिकोण के बारे में, तो इसकी तीसरी विशेषता है समिष्टवादी। देखिए, समिष्टवादी का अर्थ है विस्तार से अध्ययन करना। देखिए, यहाँ पर ये वर्णनात्मक अध्ययन करने पर बल देते हैं, यानी कि विस्तार पूर्वक अध्ययन करने पर बल देते हैं। तो यहाँ पर जो परंपरागतवादी विचारक है, उन सभी विचारकों का मानना है, परंपरागतवादियों का मानना है कि किस प्रकार होगा इनका जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका अध्ययन समिष्टवादी यानी विस्तारवादी अध्ययन होगा। देखिए, हमने तीनों जो विशेषता पढ़ी, यह परंपरागतवादियों की बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। इसके अलावा हम अगली विशेषता के बारे में बात करें परंपरागतवादी की, तो यहाँ पर राज्य सरकार जैसी संवैधानिक संस्थाएं होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है, परंपरागत दृष्टिकोण होता है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं होती है
संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो संविधान में होती है, यानी कि उनका अध्ययन करते हैं। हम बात करें यहाँ पर परंपरागतवादियों के बारे में, तो यहाँ पर जो भी संविधान में संस्था दी गई है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, उन सभी का अध्ययन करती है। लेकिन जो गैर संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, उसका यहाँ पर अध्ययन नहीं किया जाता। यानी कि जो भी परंपरावादी थे, आपने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, उसने शासन के बारे में, शासक के बारे में तो बात किया, लेकिन जो अन्य संस्थाएं थी उनके बारे में क्या अध्ययन किया था? नहीं किया। हीगल था, हीगल ने सिर्फ शासक के बारे में बात की, शासन संचालन के बारे में बात किया, लेकिन जो और अन्य संस्थाएं थी उनका अध्ययन नहीं किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परंपरागतवादी है वो संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वो राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। सबसे अधिक इनका फोकस परंपरागतवादी दृष्टिकोणियों का सबसे अधिक जोर किस पे देते हैं? इनका सबसे अधिक जोर देने का कार्य होता है संवैधानिक जो संस्थाएं होती है, सरकारी जो संस्थाएं होती है, उन पर। हम बात करें इसके अध्ययन से संबंधित, तो इसमें अध्ययन किया जाता है राज्य व सरकार का। देखिए यहाँ पर हम बात करें दो कार्यों के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य कौन सा है? समालोचना का, और दूसरा कार्य है पुनर्निर्माण का। यानी कि ये दोनों ही कार्य बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं किसके? परंपरागत दृष्टिकोण वालों के। यानी कि ये भी क्या है? एक परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता। इसकी अगली विशेषता के बारे में हम बात करें, वस्तु परक। देखिए वस्तुपरक या व्यक्तिनिष्ठ दोनों का अध्ययन पे बल देता है कौन? परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण वस्तु परख पर बहुत ज़्यादा बल देता है। यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति के अध्ययन पर भी बल देता है कौन? परंपरागत दृष्टिकोण। इसी संदर्भ में हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, तो यहाँ पर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन होता है उसका विरोध भी कौन करता है? परंपरागतवादी। यानी कि जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले हैं वो परंपरागत के लिए ऐसे कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण तो क्या हो चुका है? समाप्त हो गया, वो किसी काम का नहीं, वो तो कचरा मात्र है। लेकिन जो नव परंपरावादी है उन्होंने कहा कि परंपरावादी जीवित था और भविष्य में भी जीवित रहेगा। इन्होंने नव परंपरावादियों ने आधुनिक जो दृष्टिकोण था उनके विचारकों का विरोध किया, उनके विचारकों का बहुत ज़्यादा क्या किया? विरोध किया। इसी प्रकार से हम देखें परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में, तो यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण वालों ने क्या किया? पतन का विरोध किया कि परंपरागत राजनीति सिद्धांत का कोई पतन नहीं हुआ है। वर्तमान में भी मूल्य है, वर्तमान में भी नैतिकता है, इन्हीं पे आधारित शासन का संचालन होता है। यानी कि ये सिद्धांत, क्योंकि परंपरागतवादी व्यवहारिक नहीं है, ये क्या है? एक काल्पनिक है। परंपरागतवादी एक काल्पनिक है, आदर्शात्मक दृष्टिकोण है। इसीलिए ये परंपरावाद के बारे में कहते हैं कि परंपरावाद का क्या नहीं हुआ है? पतन नहीं हुआ है। परंपरावाद
था और आज भी जीवित है। इसी प्रकार से परंपरावादियों ने कहा। हम बात करते हैं संकुचित अध्ययन। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक थे, आधुनिक कोण के जो विचारक थे, उन्होंने बहुत व्यापक रूप से अध्ययन किया। उन्होंने शक्ति, सत्ता और मानव व्यवहार का अध्ययन किया। लेकिन हम बात करें यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ किसका अध्ययन किया? राज्य का अध्ययन किया, सरकार का अध्ययन किया, व्यक्ति का अध्ययन किया। लेकिन जो और संस्थाएं थी, शक्ति, सत्ता वगैरह का अध्ययन नहीं किया। यहाँ पर इनकी जो अवधारणाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? संकुचित हैं, छोटी है। हम बात करते हैं संकुचित अध्ययन की, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन है वो क्या है? संकुचित अध्ययन है, व्यापक नहीं है। व्यापक किसका है? आधुनिक दृष्टिकोण का व्यापक अध्ययन है। अध्ययन विषय में निरंतरता। यहाँ पर परंपरागत जो दृष्टिकोण है, इसके विचारकों का मानना है कि इसका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से रेगुलर किया जाए, निरंतर किया जाए। इनका मानना था कि अध्ययन विषय में अधिक से अधिक अध्ययन किया जाए, निरंतर अध्ययन किया जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारी इनकी विशेषता है परंपरागतवादियों की, जैसे कि दर्शन शास्त्र से इसका जो मिलाव है, जो पूरक है दर्शन शास्त्र का, उसके संदर्भ में भी एक विशेषता है। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से। यानी कि ये परंपरागतवादी विचारक कहते हैं कि दर्शन शास्त्र से ही राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में दर्शन शास्त्री जैसे ही मूल्य और नैतिकता की बात की जाती है, क्योंकि राजनीतिक मूल्यों पर आधारित अध्ययन होता है, मूल्य पर आधारित शासन होता है। इसीलिए कुछ विचारकों का मानना है कि दर्शन शास्त्र से राजनीति की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले विचारक हैं, उन सभी विचारकों का यह मानना है कि जो उत्पत्ति हुई है राजनीति विज्ञान विषय की, वो कहाँ से हुई है? वो दर्शन शास्त्र से हुई है। इसी प्रकार से हमने आज इनकी विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया। एक बार और देख लेते हैं। विशेषताएं: मूल्य और नैतिकता पर बल, यानी सबसे अधिक बल किस पर दिया परंपरागतवादियों ने? मूल्य और नैतिकता पर, ना कि तथ्यों पर। तथ्यों पे कौन देता है? आधुनिकवाद, यानी वैज्ञानिकता पर भी बल कौन देता है? आधुनिकवाद, आधुनिक दृष्टिकोण। लेकिन यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण वाले मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। हम बात करें यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण वाले किसके बारे में बात करते हैं? द्वितीय आंकड़ों के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय आंकड़ों के बारे में, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वाले किसके बारे में बात करते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण वाले प्राथमिक आंकड़ों के बारे में। इसी प्रकार हम इसकी तीसरी विशेषता के संदर्भ में बात करें तो समिष्टवादी
यानी परंपरागतवादियों का मानना है कि राजनीति का अध्ययन समिष्ट करना चाहिए, विस्तार से करना चाहिए। ये विस्तार पूर्वक अध्ययन करने पर विश्वास रखते हैं, जबकि जो आधुनिकवादी है व्यविष्टवाद रखते हैं, आंशिक रूप यानी तथ्यों का संग्रह करने पर विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, तो यह राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का अध्ययन करता है। राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर शक्ति का अध्ययन नहीं किया जाता, यहाँ पर सत्ता का अध्ययन नहीं किया जाता, यहाँ पर और गैर संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोणियों का मानना है कि जो अध्ययन होगा राज्य का, वो राजनीति में ही संभव है। यानी कि जो राजनीति में अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ किसका किया जाता है? राज्य और सरकार का। किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, ना कि शक्ति का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर शक्ति का अध्ययन कौन करता है? शक्ति का अध्ययन यहाँ पर करता है कौन? आधुनिकवाद। यानी आधुनिकवाद ने जोर दिया है किस पर? शक्ति के अध्ययन पर। जबकि हमारे यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोणियों ने, उदारवादी दृष्टिकोणियों ने किसके अध्ययन पर बल दिया है? राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया है। देखिए यहाँ पर जो परंपरागतवादी विचारक है उन्होंने भी क्या बताया था? दो प्रकार से इनके कार्य बताए थे। दोनों प्रकार के कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण माना। इनका मानना था कि समालोचना और पुनर्निर्माण किसके कार्य है? राजनीति का कार्य है। किनका मानना था ये परंपरागत दृष्टिकोणियों वालों का मानना था कि यह राजनीति का प्रमुख कार्य होता है, यानी कि पुनर्निर्माण करना और समालोचना करना। जबकि आधुनिक दृष्टिकोणियों का क्या मानना था कि व्याख्या करना। उन्होंने राजनीति का प्रमुख कार्य बताया व्याख्या करना। जबकि यहाँ पर इन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण वालों ने राजनीति का प्रमुख कार्य बताया समालोचना करना और पुनर्निर्माण करना। यानी कि राज्य के निर्माण करना, राज्य और सरकार का निर्माण करना, ये राजनीति का क्या होता है? एक प्रमुख क्या होता है? कार्य होता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोणियों ने क्या कहा कि राजनीति का कार्य व्याख्या करना होता है, ना कि पुनर्निर्माण करना होता है। यह किसने कहा? आधुनिक दृष्टिकोणों वालों ने कहा। देखिए हम बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में, यानी परंपरागत दृष्टिकोण वालों ने अगली विशेषता क्या बताई? वस्तुपरक। यह भी एक क्या है? परंपरागत वादियों की क्या है? विशेषता। देखिए उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ पर भी बल दिया। परंपरावादियों का कहना है कि मानव का व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है किसमें? राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, यानी कि वस्तुपरक और वस्तुनिष्ठ व्यक्ति का। हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, परंपरागत राजनीति सिद्धांत के पतन का विरोध करते हैं। यहाँ पर जो नव परंपरावादी है उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण के पतन का विरोध किया।
ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। आइजिया बर्लिन, डाटे जर्मनी, इसके अलावा लियो स्ट्रॉस, इन सभी ने ज़बरदस्त विरोध किया। इन सभी ने कहा कि नहीं, परंपरागत दृष्टिकोण जीवित था और जीवित है, वो कुछ समय के लिए इधर उधर जरूर हो गया होगा, लेकिन वर्तमान में भी परंपरागत दृष्टिकोण है। ये किन विचारकों का मानना था? नव परंपरावादी विचारकों का। जबकि आधुनिकवादी क्या कहते हैं? आधुनिकवादी कहते हैं कि परंपरागत राजनीति निष्क्रिय हो चुकी है, उसका पतन हो चुका है, वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो हमेशा बात करती है किसके लिए? मूल्यों के लिए, नैतिकता के लिए। वो बात नहीं करती तथ्यों और वैज्ञानिकता की। ये किसने कहा? ये आधुनिकतावादियों ने कहा। जबकि यहाँ पर किसका मानना है? परंपरावादियों का। परंपरावादियों का कहना है कि यहाँ पर आधुनिकवादियों ने एक ही प्रकार के मूल्यों के बारे में बात की, लेकिन प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग और नवीन नवीन मूल्य होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मूल्य फिक्स होते हैं। उनका यह भी निराधार यानी कि पतन का विरोध किया नव परंपरावादियों ने। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें अध्ययन के बारे में, तो अध्ययन के रूप में हम बात करें यहाँ पर, तो परंपरावादी दृष्टिकोण वाले ने कहा कि इसका संकुचित अध्ययन, यानी कि उसने संकुचित अध्ययन के बारे में बात की, केवल राज्य के अध्ययन के बारे में बात की, केवल सरकार के बारे में बात की, केवल राज्य और सरकार के बारे में बात की, केवल मानव के अध्ययन के बारे में बात की। उसने गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में नहीं किया, उसने शक्ति का अध्ययन नहीं किया। ये किसका मानना था? ये मानना था आधुनिकवादियों का। देखिए, इसकी एक ये प्रमुख विशेषता है संकुचित अध्ययन, यानी कि ये केवल किसका अध्ययन करती है? सरकार और राज्य का और व्यक्ति का, इन्हीं का अध्ययन करती है। इसलिए ये भी क्या है? इसकी एक प्रमुख विशेषता। हम बात करें अगली विशेषता के बारे में, अध्ययन विषय में निरंतरता। देखिए, यहाँ पर अध्ययन विषय में निरंतरता का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से। यहाँ पर कहा गया है कि अध्ययन किस प्रकार से होना चाहिए? क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। ये किनका मानना था? परंपरागत दृष्टिकोण वालों का। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर किस किस रूप में परंपरागतवादियों ने इसका अध्ययन किया है। देखिए, हम बात करें, कुछ राजनीतिक विचारक हैं, कुछ ऐसे परंपरावादी विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को केवल और मात्र राज्य के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। कुछ विचारकों ने कहा कि राजनीति विज्ञान तो सिर्फ किसका अध्ययन है? सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन है। यानी कि कुछ विचारकों का मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो केवल और केवल किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। वो इसमें सिर्फ राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन होता है। इसी के संदर्भ में गार्नर की एक परिभाषा है, उसमें कहा गया है राजनीति विज्ञान की राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी कि राज्य की उत्पत्ति और समाप्ति राजनीति विज्ञान से होती है। गार्नर का मानना था कि राजनीति का प्रारंभ और अंत यानी ये राजनीति विज्ञान है, इसका चाहे प्रारंभ होगा चाहे अंत होगा, वो कहाँ से होगा? वो सिर्फ राज्य से होगा। यानी कि इन्होंने राज्य को क्या माना?
बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के संदर्भ में इन्होंने परिभाषा दी गार्नर ने कहा राजनीति का प्रारंभ व अंत राज्य से होता है। इसी के संदर्भ में गुडनाउ जो कि एक थिंकर थे, उन्होंने भी परिभाषा दी राजनीतिक शास्त्र में राज्यों के वर्तमान दशा और विकासात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो गुडनाउ था उसने भी ये कहा कि राजनीतिक शास्त्र में जो वर्तमान की दशा है उसका अध्ययन किया जाता है। किसकी दशा? राज्य की वर्तमान दशा का, उसका अध्ययन किया जाता है। इसी संदर्भ में और विचारकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा हम बात करें जेम्स विल्सन के बारे में, तो जेम्स विल्सन ने तो यह तक कहा कि राजनीतिक शास्त्र केवल किसका है? राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है। किसका विज्ञान है? राज्य का विज्ञान है। ये किसने कहा? विल्सन ने कहा। विल्सन ने कहा राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, राज्य का विज्ञान है। यानी कि राज्य का अध्ययन करता है सिर्फ कौन? राजनीति विज्ञान। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले विचारक जो कि गेटेल के बारे में। गेटेल ने कहा राजनीति शास्त्र में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। यानी गेटेल का क्या मानना था? गेटेल का मानना था कि राजनीतिक जो विज्ञान है उसमें राज्य के वर्तमान, भविष्य, भूतकाल तीनों का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? गेटेल ने कहा। देखिए हम अगले जो अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। कुछ विचारकों का और कुछ थिंकरों का मानना है कि राजनीति विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र केवल और केवल मात्र और मात्र किसका अध्ययन है? यह मात्र और मात्र सरकार का अध्ययन है। यह माना गया। इन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। देखिए यहाँ पर लिकोक ने कहा कि राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? केवल सरकार से संबंधित है। लिकोक की एक डेफिनेशन है इससे संबंधित। इन्होंने कहा राजनीति सरकार, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में सरकार से संबंधित अध्ययन है, यानी इनसे संबंधित लिकोक का ये कथन है। हम बात करें सीले के संदर्भ में, सीले ने कहा, सीले ने इसके संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में कहा कि जिस प्रकार से अंक गणित में अंकों का अध्ययन किया जाता है, अंक गणित में अंकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में पैसों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में पैसों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है, कानून शास्त्र में कानून का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा? सीले ने कहा। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल किसका अध्ययन किया जाता है? सरकार का। ये इसके संबंधित कथन है। देखिए हम बात करें राजनीति विज्ञान का राज्य व सरकार से संबंधित अध्ययन। कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन में राज्य व सरकार का दोनों का अध्ययन किया जाता है। कुछ विचारकों का मानना है कि राज्य और सरकार का राजनीति विज्ञान में दोनों
का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य एक अमूर्त होती है और राज्य एक मूर्त संस्था होती है। इसीलिए इस अमूर्त का संचालन करने के लिए मूर्त संस्था होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है, कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसका किया जाता है? राज्य और सरकार के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? राज्य और सरकार के रूप में। देखिए, ग्लिक्रिस्ट जैसे विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन है इसके संदर्भ में कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ग्लिक्रिस्ट का मानना था कि राज्य और सरकार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? राजनीति विज्ञान में, यानी कि राजनीतिक शास्त्र में। इसी प्रकार से हम बात करें अगले थिंकर के बारे में, तो डिमॉक थे, उन्होंने कहा, डिमॉक ने राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार से संबंधित कहा कि राज्य व उसके साधन सरकार से संबंधित राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी कि डिमॉक का मानना था कि राज्य व सरकार, उसके साधन, जो भी साधन हैं उनके बारे में ही राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। हम बात करें इसके चौथे अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान, यानी मानव व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। यहाँ पर कुछ विचारकों का मानना है कि मानव अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मानव अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान है जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसका मानना है? परंपरावादी दृष्टिकोणियों का। यानी जो परंपरावादी दृष्टिकोण थे उन्होंने चार प्रकार से अध्ययन किया। कुछ विचारक थे जिन्होंने तो क्या माना? राज्य के अध्ययन के रूप में। कुछ विचारकों ने माना राज्य व सरकार के अध्ययन के रूप में, और कुछ विचारकों ने क्या माना? कुछ विचारकों ने सरकार के रूप में, तो कुछ विचारकों ने माना मानव के अध्ययन के रूप में। इस प्रकार से हमने आज परंपरागतवादी दृष्टिकोण पढ़ा और ये हमारा परंपरागत दृष्टिकोण लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसकी आलोचनाओं के बारे में और फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।